जो भी आज पहली बार भी आए, प्लीज बी एक्टिव ऑन द चैट। जो भी डाउट्स एंड ऑल यू कैन पुट इन द चैट। ओके। जो भी हमने लास्ट क्लास में किया था डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू, एसईओ एंड एवरीथिंग, उसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हैं? ओके, नाइस। ठीक है, एक बार वील गो थ्रू द इंटायर थिंग जो हमने लास्ट टाइम किया था, सो दैट एक बार हम रिवाइज कर लें। सो ओके, सबसे पहले वी हैड डन कि व्हाट इज एसईओ। तो हमने देखा था कि एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट की विजिबिलिटी है वो टॉप पेज पर आती है, हमारी वेबसाइट टॉप पेज पर रैंक करती है। उस प्रोसेस को हम एसईओ बोलते हैं। हमने देखी थी कि दो चीजें होती हैं। एसईओ होता है जिससे ऑर्गेनिकली वेबसाइट रैंक करती है, और जो एससीएम होता है यानी कि एड्स होते हैं, उससे जो है वेबसाइट वो पेड तरीके से रैंक करती है। और जब पेड तरीके से रैंक करती है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको गूगल को पैसे देने पड़ते हैं। यू हैव टू गिव गूगल सम अमाउंट इन ऑर्डर टू डू व्हाट, इन ऑर्डर टू गेट योर वेबसाइट रैंक्ड। ठीक है। और वो टेम्परेरी होती है। वंस यू स्टॉप गिविंग मनी इट कम्स डाउन। बट ऑर्गेनिक केसेस में इट इज देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज देयर फॉर अ बेटर पीरियड ऑफ टाइम, एंड एज एंड व्हेन जैसे भी होता है। उसमें क्या सीन होता है कि वो कीवर्ड्स वगैरह से रैंक करती है, अनटिल अनलेस कोई ऐसी पेनल्टी नहीं आती है, तब तक ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है कि आपकी वेबसाइट जो है डाउन आ जाए। ठीक है, दैट इज एसईओ, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसईओ। एक होता है ऑन पेज, एक होता है ऑफ पेज। ऑन पेज का मतलब क्या था कि जो भी चीजें वेबसाइट के ऊपर होती हैं, लेट्स से वेबसाइट के हम एक यूजर के सामने होती हैं, no matter what it is on page SEO. And off page where we are going to other websites, when we are going to other websites, when we are going to publishing blogs on others videos and etc. तभी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। तो दो टाइप के एसईओ होते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ कोई बहुत बड़ी कोई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। It's the same thing. It is the same thing. It is the same part of one thing. It's just that कि दोनों को अलग अलग चीजों में इसलिए कैटेगराइज करके दिया है ताकि हम बेटर समझ पाए। So both of them are just the same fruits of one tree. ठीक है। ये होता है टाइप्स ऑफ एसईओ। अब तीसरा हमने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस क्या होती है एसईओ की, क्यों एसईओ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, why you have to do SEO and why you don't have to do SEO and everything। ठीक है। तो SEO क्यों करते हैं, सिंपली जैसे मैंने बताया था कि वेबसाइट की विजिबिलिटी के लिए। क्योंकि जब भी कोई भी कुछ भी सर्च करता है तो क्या होता है, तो आपकी जो वेबसाइट है अगर वो टॉप पे नहीं आएगी, या टॉप पे छोड़ो, अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे नहीं आएगी, तो नोबडी इज गोइंग टू कम टू द सेकंड पेज या थर्ड पेज आपकी वेबसाइट को ढूंढते हुए। देखो, दो चीजें होती हैं, या तो कोई आपका कोई जो है ना आपका वो ध्यान रखे, आपकी वेबसाइट का नाम ध्यान रखे। ठीक है। और या फिर आपकी जो वेबसाइट है वो ना टॉप पे आना शुरू हो जाए। ठीक है। अगर फर्स्ट पेज पे नहीं आएगी तो एज आई सेड नोबडी, हम लोग भी अगर कुछ सर्च करते हैं तो हम लोग भी जाते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज तक, हम लोग भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज तक नहीं जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेज में ही हमको रिलायबल ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स मिल जाती हैं। So similarly, you have to understand a simple logic कि अगर वेबसाइट रैंक नहीं करेगी तो हमारी वेबसाइट पर लोग नहीं आएंगे, एंड दैट इज व्हाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट। इसमें कोई डाउट है गाइस? नहीं है तो भी प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट कर दो। परफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमने पढ़ा था टेक्निक्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब हमने सबसे पहले पढ़ा था कीवर्ड रिसर्च। हमने आज कीवर्ड रिसर्च देखना भी था, वील सी इफ वी कैन डू इट टुडे। अब हमने क्या देखा था यार कि बेसिकली अगर हम जब भी एसईओ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझना बात को, जब भी आप एसईओ स्टार्ट कर रहे हो
तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो भी एसईओ है वो कभी भी कीवर्ड्स के बिना, वो कभी भी कीवर्ड्स के बिना ना वो नहीं होगा। कभी भी कीवर्ड्स के बिना इट इज नॉट गोइंग टू यू नो व्हाट यू कॉल इट, कभी भी कीवर्ड्स के बिना इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। कीवर्ड्स क्या है? जब तक कीवर्ड्स नहीं होंगे मतलब जब तक ऐसे सर्च टर्म्स नहीं होंगे जिसमें लोग आपको ढूंढ के आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, तब तक क्या कोई आ सकता है आपकी वेबसाइट पे? और अगर जब तक आप ऐसे सर्च टर्म से डिसाइड नहीं करोगे तो आप एसईओ कैसे स्टार्ट करोगे, राइट? तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि कीवर्ड्स के बिना आपका एसईओ कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जिससे आप ये समझ सकते हो, जिससे आप ये समझ सकते हो कि हमारी वेबसाइट पे कौन से सर्च टर्म से लोग आएंगे। अब आपके कीवर्ड्स हमेशा हाई वॉल्यूम के होने चाहिए, मतलब ज्यादातर लोग उसको सर्च करने चाहिए। अगर कोई कीवर्ड को सिर्फ 50 लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि सिर्फ 50 लोग सर्च कर रहे हैं तो 50 में से कितने लोग आएंगे, कितने क्लाइंट में वो होंगे, उसने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यू अंडरस्टैंड कि जो कीवर्ड्स हैं वो हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स होने चाहिए। देन आता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, जितने भी आप ब्लॉग्स लिखोगे, जो भी आप चीजें करोगे, वो आपको एक बात समझनी जरूरी है कि जो भी ब्लॉग्स हैं दे शुड बी पूरी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज होने चाहिए, हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। एआई जनरेटेड या प्लेजरिज्म वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर एआई जनरेटेड या प्लेजरिज्म कंटेंट है तो आपको ये चीज समझनी होगी कि वो कंटेंट जो है वो आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करवाएगा। ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने प्लेजरिज्म या एआई जनरेटेड कंटेंट अगर आपने डाला है तो और आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है, तो वो गूगल क्या करेगा? गूगल आपके वेबसाइट पे पेनल्टी लगा देगा और आपकी वेबसाइट जो है वो नीचे आ जाएगी। ये दो पॉइंट समझ में आ गए? प्लेजरिज्म क्या होता है? गाइस जो भी बोल रहा है, आई कैन नॉट हियर यू वेरी वेल, प्लीज चैट बॉक्स में डाल दिया करो अपने डाउट्स या कमेंट्स। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म बेसिकली तब होता है जब आपने किसी वेबसाइट से कॉपी करके अपना कंटेंट लिखा हुआ होता है ना, तो प्लेजरिज्म होता है। यानी कि जब हम बचपन में आंसर नहीं कॉपी करके एकदम सेम टू सेम कॉपी करते थे, उस चीज को बोलते हैं प्लेजरिज्म। जब आपका जो कंटेंट है वो ऑलरेडी किसी वेबसाइट पे प्रेजेंट है तो गूगल मानता है कि आपने कॉपी किया है, एंड दैट इज टर्म्ड एज प्लेजरिज्म। एग्जाम्पल्स मिथिलेश बहुत सारे हो सकते हैं। कोई भी आप कंटेंट लिखो तो हमेशा आपको उसका प्लेजरिज्म चेक करना चाहिए। प्लेजरिज्म चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, नॉर्मल अपने सर्च उस पे जाओ, यू हैव टू टाइप प्लेजरिज्म चेकर। जो भी ये दो तीन ऊपर के मिलेंगे इसमें आपको कोई भी कंटेंट डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वेबसाइट पे जाती हूँ, यही वेबसाइट हम स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है? अह मैं इसके वेबसाइट का ये कंटेंट उठा लेती हूँ और मैं यहाँ डाल देती हूँ, ठीक है? और मैं इसका प्लेजरिज्म चेक करती हूँ। देखा उसने क्या बताया कि 100% प्लेजरिज्म है, 100% प्लेजरिज्म है, ठीक है? एग्जैक्ट कॉपी है ये भी उसने बता दिया, यूनिक बिल्कुल भी नहीं है। और वो आपको ये भी बता देगा कि ये कंटेंट कौन सी वेबसाइट से आपने कॉपी किया हुआ है। देखो यहाँ दिख जाएगा कौन सी वेबसाइट से आपका कंटेंट कॉपी है। आप सब आपके सामने मैंने इस वाली वेबसाइट से किया था और इसी वेबसाइट के बारे में बता रहा है कि आपका वेबसाइट आपका कंटेंट यहाँ से कॉपी है। तो वो आपको जगह भी बता देगा जहाँ से योर कंटेंट इज कॉपीड। मैम एआई कंटेंट कैसे पता चलेगा? प्लेजरिज्म चेकर की जैसे एआई डिटेक्टर करो, कुछ भी कर लो। डू ये क्विल बोर्ड का है विच आई यूज, यू कैन जस्ट गो टू एआई कंटेंट डिटेक्टर,
you'll get Quillboard है, कॉपी लीक से बहुत सारे, which one you'll get free. Again content paste करो. See, प्लेजरिज्म कंटेंट का इफेक्ट ये होता है कि गूगल आपको पेनल्टी दे देता है कि आपने जो है वेबसाइट कंटेंट जो है वो कॉपी किया है किसी और वेबसाइट से, एंड दैट इज वाई आपकी वेबसाइट पे पेनल्टी लग के वो जो रैंकिंग है, लेट्स से अगर वो 6th नंबर पे है, तो वो नीचे आकर या नेक्स्ट पेज पे, सेकंड या थर्ड पेज पे भी जा सकती है, क्योंकि जैसे ही आपके वेबसाइट पे पेनल्टी लगती है वैसे ही उसकी रैंकिंग डाउन हो जाती है। ओके। गाइस किसी को और कोई डाउट्स है तो प्लीज चैट में डाल दो, एंड आई विल क्लियर दैट आउट एंड देन वी विल गो अगर अहेड। ये जो आप कह रहे हैं इसका कंटेंट 100% कॉपीड है, तो फिर ये जो वेबसाइट है वो टॉप पे क्यों दिखा रहा है? मतलब तो उसको रैंकिंग नीचे क्यों नहीं जा रही उसकी? ये वेबसाइट पे कंटेंट है, वो यही तो बता रहा है कि ओरिजिनल वेबसाइट इसका है। सी, ये कॉपीड नहीं है, ये उनका ओरिजिनल कंटेंट है। ये उनका ओरिजिनल कंटेंट है। ऑल्सो दिस नॉट दिस वेबसाइट इज रैंकिंग एट द टॉप और नॉट, वी डोंट नो। इसका नाम हमको याद है, एंड वी व्हेन वी टाइप दैट नेम देन द वेबसाइट इज कमिंग ऑन द टॉप। Penalty in the form of any money charge they will charge, ma'am, Google, or else नो, it's दे a विल जस्ट brand. ब्रिंग योर वेबसाइट डाउन। Okay, okay. Thank you. यू मीन क्लियरिज्म अगर 100% है तो इट मींस वो क्लियर कंटेंट है, कोई कॉपीड नहीं है। हिमानी, हिमानी आई कैन नॉट हियर यू, आपका ना वॉइस बहुत फीबल है, प्लीज चैट में डाल दो। हिमानी, आर यू पुटिंग इट इन द चैट? मैम बहुत बड़ा क्वेश्चन है। Guys, anybody has any more doubts? प्लेजरिज्म 100% मीन्स कि completely copied है। 100% प्लेजरिज्म मीन्स कि इट्स एग्जैक्ट कॉपी। यूनिक हमको देखना है, वी हैव टू सी द परसेंटेज ऑफ यूनिक। How can we do that, ma'am? Unique? You'll have to change the words. Okay, ma'am. You'll have to write it by yourself. You'll have to change by word. Backed by 10 plus years लिखा है तो कुछ और Hmm. लिखो, with the knowledge of 10 plus years or something. You'll have to Okay, sit down and write the content by yourself. okay. Submit it. Yes. Okay, ma'am. Thank you. क्या रिवाइज करना है? प्लीज आपको मुझे ना बताना पड़ेगा which particular part you want me to revise.
एसईओ के बाद हमने ये बात करी थी कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की हमने बात करी थी। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में ये है कि आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी प्लेजराइज नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉपीड नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज कि इट शुड नॉट बी एआई जनरेटेड, बिकॉज अगर कॉपीड या एआई जनरेटेड होता है, एआई जनरेटेड तो एक बार को फिर भी बाद में है, बट अगर कॉपीड होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ कंटेंट जो किसी दूसरे वेबसाइट पर है, तो गूगल इज गोइंग टू ब्रिंग डाउन योर वेबसाइट पेनल्टी लगा के। अगर 6 पोजीशन पे है, एग्जाम्पल अभी फर्स्ट पेज पे आ रही है 6 पोजीशन पे, तो पेनल्टी लगने के बाद वो आएगी सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे, कोई नीचे वाली पोजीशन पे। Himani, how can you find unique keywords? We'll do this after this or in the next class. If some website run the ads, ma'am, it's for organic website effects, no. Sorry, come with that again. If someone run the ads in Google for website ranking, हम्म। for organic SEO करते ना, उन लोगों को इफेक्ट होता ना, नहीं, क्योंकि एड्स एंड ऑर्गेनिक डोंट अफेक्ट ईच अदर। एड्स की अपनी एक अलग जगह है, ऑर्गेनिक की अपनी एक अलग जगह है। अगर आप ऑर्गेनिक में भी फर्स्ट प्लेस पे आ रहे हो और एड्स में भी फर्स्ट प्लेस पे आ रहे हो तो दैट्स फाइन। एड्स एंड ऑर्गेनिक डोंट अफेक्ट ईच अदर। दोनों का मेथड ही completely डिफरेंट है। वन थिंग दैट इज कॉमन इज कीवर्ड्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग, हाउ यू सेट अप, हाउ यू डू स्टफ इज डिफरेंट। गाइस टेक 2 minutes, और कोई डाउट्स है तो प्लीज बताओ, एल्स वील कंटिन्यू आफ्टर दैट। मैम, हाई क्वालिटी की कीवर्ड और लो क्वालिटी कीवर्ड कैसे पता करें? तो जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तब। हिमानी, कौन सा ऊपर आएगा, ऑर्गेनिक और एड डिपेंड करता है। अगर आप ऑर्गेनिक में फर्स्ट पेज पे नहीं हो और आप एड्स में ज्यादा पैसा लगा रहे हो तो एड्स वाला ऊपर आएगा। ऑर्गेनिक की पोजीशन डिपेंड करती है आपके एसईओ के एफर्ट्स पे, और एड की पोजीशन डिपेंड करती है आप कैसे अपने एड्स को सेटअप कर रहे हो एंड टिपिकली कितना पैसा दे रहे हो। अगर जितना पैसा गूगल को चाहिए, एकदम हाईएस्ट अमाउंट आप उसको दे रहे हो, तो आपका एड सबसे टॉप पे आएगा। एंड ऑर्गेनिक डिपेंड करता है, और ऑर्गेनिक एक दिन में नहीं हो जाता। ऑर्गेनिक पोजीशन को आने में महीनों लगते हैं। इट टेक्स मंथ्स फॉर अ वेबसाइट टू कम इन द टॉप ऑफ गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और उसका इफेक्ट ये भी है कि वो लॉन्गर टाइम तक वहां रहती है।
गाइस आगे बढ़े, ऑल डन, ऑल सॉर्टेड, नो डाउट्स? परफेक्ट, ठीक है। अब इससे पहले वाले क्लास में हमने मेटा टैग्स पढ़ा था। जिनको याद है उनके लिए भी बता देती हूँ, जिनको नहीं याद है उनके लिए भी बता देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाके कुछ भी सर्च करती हूँ, लेट्स से मैंने ये सर्च किया, स्पॉन्सर्ड वाला नहीं देखना है, ये मेरा क्या होगा, मेटा टाइटल। एंड ये क्या होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन। ये हमने उसी दिन क्लियर कर दिया था कि ये क्या होगा, मेटा टाइटल, और ये क्या होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा टाइटल की जो लिंक लेंथ होती है वो होती है 50 से 60 कैरेक्टर्स। कितनी होती है, 50 to 60 कैरेक्टर्स। क्या समझना है आपको, अगर आप 60 कैरेक्टर्स के ऊपर जाओगे तो क्या होगा, ऐसे डॉट डॉट बन के वो उसको रिड्यूस कर देगा, वो वहां रहेगा बट लोगों को दिखेगा नहीं। सिमिलरली अगर डिस्क्रिप्शन की लेंथ जो 150 to 160 कैरेक्टर्स के ऊपर होती है, अगर आप वो एक्सीड करोगे तो भी वो ऐसे डॉट 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 लगा देगा। उसको छोड़ दो, दैट इज अ प्लगइन दैट आई हैव यूज्ड, फॉरगेट दैट प्लगइन। जस्ट फोकस ऑन मेटा टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन। सबको दिख रहा है बिना उसके? ये वाला मेटा टैग है, मेटा टाइटल है, और ये वाला है मेटा डिस्क्रिप्शन। जब मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन साथ में आते हैं तो बनते हैं मेटा टैग्स। अब एक बात समझो, कैरेक्टर का मतलब है एक एक वर्ड, इवन स्पेस को हम कैरेक्टर में काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8, और ये जो स्पेस है ये 9। देन टी इज 10 11 12। तो ये जो स्पेस है उसको भी मैं कैरेक्टर काउंट करूंगी, ये जो बीच वाला हाइफन है इसको भी मैं एक स्पेस, इसको भी मैं कैरेक्टर काउंट करूंगी। तो कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं होता है, कैरेक्टर का मतलब है जितनी भी चीजें वहां पर है, स्पेस है, हाइफन है, कुछ भी है, वो सब मैं काउंट करूंगी। प्लीज की जो लेंथ है वो नोट डाउन कर लो। मेटा डिस्क्रिप्शन इज 50 to 60 कैरेक्टर्स। मेटा, सॉरी, मेटा टाइटल इज 50 to 60 कैरेक्टर्स एंड डिस्क्रिप्शन इज 150 to 160 कैरेक्टर्स। लिख लिया? यस, दोनों मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही कीवर्ड्स आएंगे। नोट डाउन कर लिया? मैम नीचे जो बाय वन गेट वन फ्री टाइप आता है वो भी क्या मेटा टैग नहीं में मेटा नहीं टैग? नहीं नहीं नहीं, नो, ओके। दैट इज साइट लिंक्स एंड अदर थिंग्स। अभी जस्ट हम मेटा टैग से फोकस करेंगे।
गाइस हो गया, आगे बढ़े। ओके, उसके बाद आता है फोर्थ इज नाउ कीवर्ड रिसर्च इज डन, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इज डन। नाउ वी विल गो टू यूआरएल स्ट्रक्चर। ठीक है, यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है, अब एक बात समझो। अगर मेरी ना यूआरएल है, कोई वियर्ड सी यूआरएल है, ठीक है, कोई मेरी वियर्ड सी यूआरएल है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी लोग मेरे वेबसाइट पे आएंगे उनको मेरी जो यूआरएल है वो याद नहीं रहेगी। यानी कि यूआरएल क्या होती है, ये तो सबको पता ही होगा। आई थिंक एवरीबडी वुड नो यूआरएल इज दिस पार्ट ऑफ द वेबसाइट। अब अगर यहाँ पे ये जो स्किन केयर पर्सनल टच लिखा है इसकी जगह पे कुछ और हो, मतलब इसके जगह पे कुछ भी और हो सकता है, इसके जगह पे इट कैन बी XYZ EBC123.com, इट कैन बी एनीथिंग, अगर वो होता है तो क्या किसी को याद रहेगा कि व्हाट इज माय वेबसाइट? नहीं। दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज हैव अ क्लीन एंड सिंपल यूआरएल, ताकि आपके जो भी यूजर्स हैं जो फर्स्ट टाइम भी आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, एड से आ रहे हैं, ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, ताकि जब वो आए तो उनको क्या हो, उनको ये चीज ना पता हो। मतलब उनको जो है ना, ये उनको याद रह जाए आपकी वेबसाइट एक बार में। बिकॉज जैसे मान लो वो एड से आए, तो हर बार तो ना वो एड से आएंगे नहीं, एवरी टाइम तो दे आर नॉट गोइंग टू कम थ्रू द एड्स, राइट? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, अगर आप एक बार में उनको याद करवा दोगे, इफ एक बार आप उनको बता देते हो कि हमारी वेबसाइट एक बार इतना इजी है लर्न करना, तो what happens is then they can straightly type your website into the browser, और उससे क्या होगा कि उससे वो लोग सीधा आपके वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यूआरएल का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका, वो क्लीन होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जैसे स्किन केयर पर्सनल टच समझ में आ रहा है कि ये एक स्किन केयर ब्रांड है। अब अगर मैं कोई भी वेबसाइट पे कुछ भी नाम रखूं, और फॉर एग्जाम्पल मैं उसका नाम रख रही हूँ स्किन केयर, बट वो किसी और ही घर के प्रोडक्ट के बारे में है या कुछ भी, तो दैट डजंट मेक सेंस। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका जो यूआरएल स्ट्रक्चर है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है, वो उसका जो लिंक है वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए, इजीली लोग लर्न कर सकें वो होना चाहिए, और यूजर का जो एक्सपीरियंस है उससे वो इम्प्रूव हो सके। प्लस उससे आपके सर्च इंजन में क्या होगा, आपके सर्च इंजन मतलब जो गूगल है या जो भी सर्च इंजन आप यूज कर रहे हो, वो इजीली आपकी वेबसाइट को डिटेक्ट कर पाएगा, समझ पाएगा। ठीक है, प्लीज इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। परफेक्ट। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, इंटरनल लिंकिंग। अब एक बात समझो, जब मैं नीचे जाती हूँ, इसके इनके ब्लॉग्स हैं, ठीक है। अब इनके ब्लॉग्स में क्या है, मैं एक ब्लॉग खोलती हूँ, ठीक है। जब मैंने एक ब्लॉग खोला, मान लो कि मैं एक ब्लॉग पढ़ रही हूँ। सो व्हाट हैपेंड इज, आई रीड द ब्लॉग, आई गो डाउन, और मैं क्या देखती हूँ कि ये यहाँ पे ना मुझे ये दिखा रहे हैं कि नेक्स्ट पोस्ट क्या है और प्रीवियस पोस्ट क्या है। इनफैक्ट इसी ब्लॉग में
जब मैं इस लिंक पे क्लिक करती हूँ या ये जो प्रोडक्ट इन्होंने दिया हुआ है इस पे मैं क्लिक कर रही हूँ, तो मैं वो प्रोडक्ट पे पहुंच जाती हूँ। तो ये क्या है, इंटरनल लिंकिंग। एक होता है बैक लिंकिंग, जो आई थिंक काफी लोगों को पता होगा, उससे कंफ्यूज मत होना। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, इंटरनल लिंकिंग एक काइंड ऑफ ऐसी चीज होती है जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आपकी जो वेबसाइट है उसी में आप ऐसे लिंक्स बनाते हो जो आपके दूसरे पेज पर लेके जाती है। समझना बात को। इस पेज से जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे वेबसाइट के ही दूसरे पेज पे लेके जा रही है। तो जब हम ऐसी काइंड ऑफ लिंकिंग कर रहे हैं कि आपकी जो वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट के अंदर ही आप ऐसे लिंक्स बना रहे हो जहां से आप एक से दूसरी जगह पे जा रहे हो, ठीक है, समझो, जहां से आप एक से दूसरे उस पे जा रहे हो, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इंटरनल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग से क्या हुआ, मैंने ये ब्लॉग पढ़ा और मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैं इस पे चली गई। अब मैं ये प्रोडक्ट यहाँ तो बाय कर लूंगी, नहीं तो मैं और प्रोडक्ट देखूंगी और वेबसाइट देखूंगी। तो इंटरनल लिंकिंग से क्या होगा, इंटरनल लिंकिंग से ये होगा कि मैं जो है ना वेबसाइट पे हूँ और मैं वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज कर रही हूँ। जितना टाइम मैं वेबसाइट पे सेलेक्ट कर रही हूँ वो वाला जो टाइम है वो मैं क्या कर रही हूँ, वो मैं इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है। तो इंटरनल लिंकिंग क्या है, वापस समझो। इंटरनल लिंकिंग बैक लिंकिंग से काफी अलग है। उसमें हम वेबसाइट के अंदर ही एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं, बट हो क्या रहा है, एक फ्लो में जा रहे हैं। जब हमको कोई इजीली, एज वेनी जस्ट सेड, इजीली रीडायरेक्ट कर रहा है दूसरे पेज पे, हमको नहीं सोचना पड़ रहा है। जो कंटेंट है वो अपने आप से हमको लिंक करके रीडायरेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज इंटरनल लिंकिंग। सो इंटरनल लिंकिंग क्या है, इंटरनल लिंक क्या होता है, आपके वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज करता है, आपके वेबसाइट का ट्रैफिक को इम्प्रूव करता है, आपको हेल्प करता है कि आप जो है अपने वेबसाइट में काफी अलग अलग तरह की चीजें डाल पाओ। और प्लस क्योंकि आपके वेबसाइट का अगर ट्रैफिक इंक्रीज इम्प्रूव होगा, विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा कि आपके जो वेबसाइट है उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप बहुत सारे उसको रैंक पे लेके आ सकते हो और एसईओ के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं इफ यू आर डूइंग इंटरनल लिंकिंग। प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। एक बार ये सारे पॉइंट्स भी पढ़ लो, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में डालो एंड देन वील गो फॉरवर्ड। मैम एक्सटर्नल लिंक और बैक लिंक क्या अलग अलग? इंटरनल अलग है, एक्सटर्नल अलग है और बैकलिंक अलग है। अभी हमने सिर्फ इंटरनल लिंकिंग पढ़ा है। हिमानी रिपीट के लिए, आई डू इट इन अ सिंपलर फॉर्मेट। इंटरनल लिंकिंग इज व्हेन जब हम एक ही वेबसाइट के एक से दूसरे पेज पे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेंट। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ये पढ़ रही हूँ एंड यहाँ पे आई सी दिस एंड आई गो टू, तो मुझे खुद से कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है कि मुझे इस पे जाना है नहीं जाना है, इट्स ऑल गिवन टू मी। और उन्होंने अपने ही ब्लॉग्स में अपने ही बारे में लिख रखा है जिससे मैं दूसरे प्रोडक्ट्स को, दूसरे पेजेस को भी जाके देख सकती हूँ। यूजुअली क्या होता है कि अगर हम कोई वेबसाइट देखते हैं टॉप 10 वाली, तो वो टॉप 10 वाली पे क्या होता है, टॉप 10 वाली पे व्हाट हैपेंस इज कि आप कोई भी जो टॉप 10 वेबसाइट देखते हो उस पे आप एक एक करके अलग अलग दूसरी दूसरे वेबसाइट पे जाते हो, बट इंटरनल लिंकिंग में आप सेम वेबसाइट में ही घूमते हो।
एसईओ के रैंक में ऐसे हेल्प करेगा इमानी कि जितना ज्यादा टाइम एक यूजर आपके वेबसाइट पे स्पेंड करेगा उतना ही ज्यादा गूगल को दिखेगा कि पीपल आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन योर वेबसाइट, दैट मीन्स कि आपकी वेबसाइट इज ट्रस्टेबल एंड योर वेबसाइट इज वर्थ स्पेंडिंग टाइम। तो ऑब्वियसली ऐसी वेबसाइट्स को ही वो रैंक करता है जो ट्रस्टेबल हो, जहाँ पे लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करें, चीजें ले वहां से प्रोडक्ट्स बाय करें एंड चीजें पढ़ें। गाइस प्लीज ये पांचों पॉइंट्स नोट डाउन करो, एक बार वापस रिपीट करो एंड देन वील स्टार्ट। मिथिलेश, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, प्लीज रीफ्रेम करो। मिथिलेश, क्वेश्चन को रीफ्रेम करो प्लीज। हाँ, हर वेबसाइट पे ब्लॉग्स होते हैं। हर वेबसाइट पे ब्लॉग्स होते हैं, तो जितने ज्यादा बेटर क्वालिटी ब्लॉग्स डालोगे, जितना अच्छा कंटेंट डालोगे, उतना लोग रुकेंगे। किसी भी वेबसाइट में आप ब्लॉग डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको स्किन केयर में ब्लॉग्स मिलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हाउ टू इंक्रीज एसईओ, बहुत सारे फैक्टर्स है मिथिलेश, यू विल हैव टू पॉज थोड़ा सा, हम बाकी क्लासेस कवर कर ले। अभी सिर्फ ये 5 फैक्टर्स हैं जहाँ से एसईओ शुरू होता है। एसईओ की रैंक इंक्रीज होती है, एसईओ नहीं इंक्रीज होता है, एसईओ की रैंक इंक्रीज होती है। एंड वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जब हमको एसईओ स्टार्ट करना है तो उससे पहले हम क्या क्या ध्यान रखते हैं। उससे पहले हम ये ध्यान रखते हैं कि कीवर्ड्स होने चाहिए, इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए, एंड एवरीथिंग।
परफेक्ट, सबने नोट डाउन कर लिया? कोई डाउट है? अब मैं बताती हूँ, नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग कीवर्ड रिसर्च गूगल कीवर्ड प्लानर से, ठीक है। एंड वील बी डूइंग एन एसईओ ऑडिट, कि हमें एसईओ ऑडिट कैसे करते हैं। These two things we'll be covering in the next class. Please make sure you all are there, और ट्राई करना कि सब लोग पीसी या लैपटॉप से ज्वाइन करो, so that we can do it practically as well. रिकैप कर देती हूँ। हमने सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च देखा था। कीवर्ड्स वो सर्च टर्म्स होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट पे यूज करते हैं ताकि लोग जब सर्च करें तो हमारी वेबसाइट आए। ये हाई वॉल्यूम होने चाहिए, यूनिक नहीं होते हैं कभी भी। कीवर्ड्स बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस सेम तरीके के होते हैं, तो इसलिए कीवर्ड्स आर नेवर यूनिक, सिर्फ वो हाई वॉल्यूम होते हैं। उसके बाद आता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि कंटेंट हम नेचुरली, जो अपना कंटेंट है उसको अच्छा रखते हैं। प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, एआई डिटेक्शन नहीं होना चाहिए, हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए जो आपने खुद से लिखा है अपनी रिसर्च से। यू डोंट हैव टू बी लाइक, यू डोंट हैव टू बी लाइक कि आपने कहीं से कॉपी कर लिया है एकदम से। एकदम से आप कॉपी नहीं कर सकते हो कहीं से भी। नो, यू कैन नॉट जस्ट कॉपी। यू हैव टू मेक श्योर दैट, यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्या कर रहे हो, आप हर तरीके से उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रहे हो, खुद से लिख रहे हो, एंड एवरीथिंग। उसके बाद आता है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स आर सिंपली, व्हाट आर मेटा टैग्स? मेटा टैग्स हम पढ़ चुके थे कि मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल जब साथ में आते हैं तो हम उसको बोलते हैं मेटा टैग्स। मेटा टाइटल की जो लिमिट होती है दैट इज 50 to 60 कैरेक्टर्स, और मेटा डिस्क्रिप्शन की जो लिमिट होती है दैट इज 150 to 160 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मेटा टाइटल क्या होता है? मेटा टाइटल इज 50 to 60 कैरेक्टर्स, ऊपर जो हेडिंग आती है और नीचे जो डिस्क्रिप्शन आता है उसको हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर पे। यूआरएल स्ट्रक्चर क्या है? यूआरएल स्ट्रक्चर वो है कि हमारी जो वेबसाइट है वो क्लीन होनी चाहिए। हमारी जो वेबसाइट है दैट शुड बी इजी टू लर्न। कोई ऐसे ABCD XYZ अजीब अजीब से टर्म्स नहीं यूज करने। यू हैव टू यूज टर्म्स दैट आर इजी फॉर पीपल, ताकि जो जो पहली बार भी आ रहा है उसको भी आपकी वेबसाइट का नाम इजीली लर्न हो जाए, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आता है? इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है? इंटरनल लिंकिंग जैसे मैंने बताया कि जब हम एक पेज से दूसरे पेज पे इजीली जंप कर जाते हैं, हमको लिंक्स प्रोवाइडेड होते हैं, हम किसी चीज पे क्लिक करके उसी वेबसाइट के नेक्स्ट पेज या प्रोडक्ट पे पहुंच जाते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यूजर को खुद का दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जिस वजह से वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वेबसाइट पे, जो इनिशियली हमारी एसईओ परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। कोई डाउट है गाइस? परफेक्ट। तो अब हम फ्राइडे वाली क्लास से मिलेंगे। वील बी डूइंग वेबसाइट ऑडिट एंड कीवर्ड रिसर्च। एज सेड, प्लीज सब लोग अटेंड करना, एंड पीसी से, लैपटॉप या अपने पीसी से करने की कोशिश करना, सो दैट अगर प्रैक्टिकली करना हो तो हम सब कर सकें साथ में। दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ लवली डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।
थैंक यू मैम।